गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, आप सब अच्छे से होंगे। जो अभी तक हमने बात की थी दैट हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट्स रिवोल्ट 1857। और कल हमने यहाँ पे इस टॉपिक को छोड़ा था, दैट इज द रीजन, व्हाट वर द रीजंस ऑफ द फेलियर ऑफ दिस और द वीकनेसेस ऑफ दिस रिवोल्ट। जो ये रिवोल्ट हुआ था इसके रीजंस क्या थे फेल होने के, या इसके रीजंस क्या थे कि ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस जिसको कहा जाता है कि ये इतना वीक क्यों था। देयर वर नंबर ऑफ रीजंस, तो हम उन रीजंस पे आज जो बात करने वाले हैं आज हम उससे आगे देखेंगे। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीजन वाज दिस रिवोल्ट वाज हैविंग द लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड। लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड, लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड था इसका। दैट वाज द वन ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है। और इट वॉज नॉट ऑल, वी कैन से दैट ऑल इंडिया मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल जब हम क्वाइट इंडिया मूवमेंट को देखते हैं, जब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को देखते हैं, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि दिस वाज लार्ज नंबर ऑफ द स्टेट्स दैट गॉट इन्वॉल्व्ड, और वी कैन से पैन इंडिया मूवमेंट्स थी वो। बट दिस वाज नॉट पैन इंडिया मूवमेंट, दिस वाज हैविंग द लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड। अगर आप ईस्टर्न की बात करोगे या साउथर्न या वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया की बात करोगे, दे रिमेन लेस इफेक्टेड। और नॉर्थ इंडिया की जब हम बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया इसमें इन्वॉल्व था, जो हमने इससे पहले ही बात की, कहां कहां पे बिहार था, यूपी था, दिल्ली था, तो वो वाला पोर्शन हमारा इसमें। एंड देयर वाज अनदर रीजन, देयर वाज अनदर रीजन। मैंने आपको इससे पहले एक चीज पढ़ाई थी, दैट वाज द जमींदारी सेटलमेंट। मैंने आपको लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज पढ़ाई थी। एंड द मोस्ट ऑफ द रूलर्स एंड जमींदार्स वो ब्रिटिशर से डरते थे, उनकी स्ट्रेंथ से, एंड दे रिफ्यूज टू ज्वाइन द रिवोल्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू द एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, तो जो सिंधिया रूलर थे गवर्नर के, ये ग्वालियर के सिंधिया, सिंधियाज जो थे, सिंधियाज कहां के? सिंधियाज वेर फ्रॉम ग्वालियर। ग्वालियर, दे सपोर्टेड द ब्रिटिश, दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस रिवोल्ट, इवन दे सपोर्टेड ब्रिटिश। और इसके साथ दूसरे एग्जाम्पल, महाराजा ऑफ कश्मीर, महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, he also supported britishers. So these were the reasons. पहला reason जो था, it was having the limited territorial spread, and second thing, this most of the rulers we can say, जो महाराजा जम्मू एंड कश्मीर था, जो सिंधियंस थे और सिंधिया रूलर्स थे ग्वालियर के, they supported the britishers. और अगर हम बात करें, यहां पे एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, दैट इज द बैक वाटर्स टू द स्टॉर्म। बैक वाटर्स, backwaters to the storm, storm। और ये एक्ट किया था जो उस टाइम के बड़े जमींदार थे। ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं, जो मनी लैंडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, जो मनी लैंडर्स और मर्चेंट्स थे, they were the primary target by the rebel groups because they did not take part in this revolt. So they acted as the backwaters to the storm। जो आने वाला ये तूफान चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, एक बैक वाटर की तरह काम किया इन्होंने। कौन? दैट इज द बिग जमींदार्स, बिग जमींदार्स। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जो एजुकेटेड इंडियंस इस टाइम के, एजुकेटेड इंडियंस, एजुकेटेड इंडियंस, जो एजुकेटेड इंडियंस थे इस टाइम पे, उन्होंने इस रिवोल्ट को देखा कि इट इज बैकवर्ड लुकिंग, और इनको लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स यहां पे आए हैं, दे विल ब्रिंग द एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन, एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन। They think that Britishers came here to modernize the India. Or most of the rulers, they refused to join. Even they helped actively to the Britishers. These educated Indians at that time, they actively, we can say actively participated in support of British. और सबसे जो बड़ा रीजन था, द मेन रीजन बिहाइंड दिस, दैट वाज द यूरोपियन मॉडर्न वॉर मिशनरी, मॉडर्न वॉर, modern war tactics, we can say modern war tactics of the Britishers।
क्योंकि जो इंडियंस उस टाइम तक लड़ रहे थे, इंडियन सोल्जर्स थे वो बहुत पुअरली इक्विप्ड थे, दे वर नॉट हैविंग दैट मच, उनके पास उतना सामान नहीं था। स्वॉर्ड्स एंड स्पीयर्स, आप कैसे क्या लड़ोगे जंग जब सामने से आपको मस्केट्स हो, गन्स हो। तो आपके पास मस्केट्स थे थोड़े से, क्योंकि यूरोपियन सोल्जर्स दे वर हैविंग द लेटेस्ट वेपन्स लाइक द एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल इनके पास थी, तो दे वर मॉडर्नाइज। और सबसे बड़ी चीज जो वॉर में अगर आपको चाहिए, दैट इज द वॉर में सबसे बड़ी चीज होती है इंफॉर्मेशन। और इस टाइम पे आ गया था कौन सी चीज, दैट इज द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। और वो कमांडर इन चीफ को इन्फॉर्म रखता था व्हाट आर द मूवमेंट्स एंड व्हाट इज द स्ट्रेटजी दैट रेबल्स आर डूइंग। एंड सबसे सबसे इस इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की भी आप बात करो, लेकिन अगर इससे बड़ा भी हम रीजन देखें, दैट ये पुअरली ऑर्गेनाइज थे, बहुत पुअरली ऑर्गेनाइज थे, बहुत पुअरली। फॉर एग्जाम्पल जो प्रिंसिपल रेबल्स थे हमारे पास उस टाइम पे, नाना साहिब थे, तांतिया तोप थे, कंवर सिंह थे, लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, ये अलग अलग लड़ रहे थे, ये एक साथ नहीं लड़ रहे थे सारे। सो वी कैन से पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड इंडियन साइड, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड इंडियन साइड। तो ये चीजें हम बोल सकते थे। सो दीज वर द मेन रीजंस व्हाई दिस रिवोल्ट वाज वीक एंड व्हाई दिस वाज देयर वाज द फेलियर ऑफ दिस रिवोल्ट। और टेलीग्राफ के अलावा हम बात कर सकते हैं यहां पे कि जो एडवांस सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन था, ठीक है, और रेबल्स के पास उस टाइम पे दे वर नॉट हैविंग दिस मच फैसिलिटीज। तो ये चीज ना, यहां पे एक सवाल सामने आता है कि दिस रिवोल्ट, व्हाट वाज द नेचर एंड व्हाट वाज द कैरेक्टर ऑफ दिस रिवोल्ट। सम कॉल्ड इट वाज जस्ट स्पॉई म्यूटिनी, सम कॉल्ड इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड व्हाट इज दिस, was it a spy mutiny or was it a revolt against the East India Company? ठीक है, देयर इज नो डाउट, वी कैन से, मैं लिखूंगा नहीं है, बस आप लोग सुनो और आप लोग खुद लिख लेना इस चीज को, कि देयर इज नो डाउट, हम ये नहीं बोल सकते कि ये स्पॉई म्यूटिनी नहीं थी, बिकॉज इट स्टार्टेड एज ए स्पॉई म्यूटिनी। जैसे मैंने आपको इससे पहले ही, और जो इससे पहले हमने पढ़ा उसमें मैंने आपको बोला कैसे स्पॉइज ने जो है वो रिवोल्ट किया अगेंस्ट देयर कंपनी। बट इट वॉज नॉट कन्फाइंड ओनली टू द आर्मी, इट स्टार्टेड, यहां पे लिख सकते हैं हम, स्टार्टेड एज वी कैन से स्पॉई म्यूटिनी, लेकिन दिस वॉज नॉट कन्फाइंड, ये कन्फाइंड नहीं था, इट वॉज नॉट कन्फाइंड टू आर्मी अलोन, ये यही तक कन्फाइन नहीं हुआ था। बट अगर आप बात करोगे मद्रास की, बॉम्बई की, आर्मी तो वहां पे न्यूट्रल थी। गोरखा एंड सिख रेजिमेंट, दे हेल्प्ड ब्रिटिशर्स। गोरखा, यहां पे ये चीज आप याद रखना, गोरखा प्लस जो सिख रेजिमेंट थी, दे सपोर्टेड ब्रिटिश, इन्होंने इस टाइम पे ब्रिटिश का साथ दिया इन सप्रेसिंग दिस रिवोल्ट। क्योंकि आप जब देखते हो सबसे ज्यादा जो मेन सेंटर ऑफ दिस वाज, दैट वाज दिल्ली एंड दैट वाज अवध। जब हम अवध की बात करते हैं तो अवध, वहां पे ओपनली सारे लोग निकले। सो इट वाज नॉट ए स्पॉई म्यूटिनी ओनली, बिकॉज द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द अवध और कुछ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स बिहार के जो ओपनली इन सपोर्ट ऑफ द रिवोल्ट निकले, ठीक है। तो ये भी हम बोल सकते हैं, कुछ ये भी आर्ग्यूमेंट सामने रख सकते हैं सर, लेकिन ये चीज तो है कि हम बोल सकते हैं कि दिस रिवोल्ट वाज नॉट ऑपरेटेड इन साउथ। यस, इट वाज नॉट इन साउथ। ठीक है, यही चीज हमें याद रखनी है। और जो हम कह सकते हैं कि, लेकिन उस टाइम पे आप ये चीज बोल सकते हो कि देयर वाज एंटी फॉरेन सेंटिमेंट्स जो है इसकी वजह से उभरे।
दिस वॉज द मेन रीजन कि जो हम आगे फिर देखते हैं, आगे हम चीजें देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो यहां पे फिर जंग लड़ी गई, दिस वॉज बिकॉज ऑफ दिस रिवोल्ट. दिस एक्टेड एज अ, वी कैन से, कंडक्टर, as a light, as a candle to the society, to the whole India, to the whole Indian subcontinent, that these Britishers are here to occupy. These Britishers are here to loot. These Britishers are here for the drain of wealth. They are no good for the Indian subcontinent. तो ये चीज हमें यहां पे याद रखनी है. सो वी कैन से, अगर हमें एक सेकंड यहां पे ये सारी चीजें हैं, ये पिछला वाला रह गया है, सॉरी. क्या है ये? अच्छा, ये वो वाली क्लासेस है. तो हम, अगर आपको एक लाइन में इसका कंक्लूजन दिखाना हो तो आप कह सकते हो, दिस रिवोल्ट ऑफ 1857 sowed the seeds of Indian nationalism. Sowed the seeds of Indian nationalism. This acted as this. Now, what are the consequences? What happened after this revolt of 1857? What was the consequences of this revolt? So, we need to go through that. The first thing that happened after this revolt 1857, now the direct responsibility of the administration of the country, जो इंडिया था, जो सब कॉन्टिनेंट था, that was assumed by the British Crown. क्या बोल सकते हैं हम कि जो है डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बाय ब्रिटिश क्राउन. ब्रिटिश क्राउन, ठीक है. तो हम कह सकते हैं, इन दिस, आफ्टर द रिवोल्ट 1857 कंपनी रूल वाज एबॉलिश्ड. सो इसका मतलब क्या है? कंपनी रूल एबॉलिश हो गया. नाउ फ्रॉम हियर इट स्टार्ट्स द विक्टोरियन एरा. ठीक है, विक्टोरियन एरा, वी कैन से ब्रिटिश क्राउन रूल. ठीक है. और इसी टाइम पे जो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग क्या काम करते हैं? वो एक दरबार बिठाते हैं. कहां पे? इलाहाबाद में. दरबार कहां पे? इलाहाबाद में. वो इलाहाबाद में एक दरबार बिठाते हैं और जहां पे वो बोलते हैं कि नाउ देयर विल बी द क्वींस प्रोक्लेमेशन. क्या? नवंबर 1, 1958 को क्वींस प्रोक्लेमेशन दिया जाता है. ठीक है. दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द सॉवरन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन. नाउ इंडिया इज द पार्ट ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन. नाउ ये बोला गया, दैट इज द क्वींस प्रोक्लेमेशन. और उसी को बोला जाता है क्वींस प्रोक्लेमेशन बेटरमेंट ऑफ इंडिया. और इसी टाइम पे फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक एक्ट पास करती है ऑन द 2 अगस्त 1858. 2 अगस्त 1858 एक एक्ट पास किया जाता है जिसको कहा जाता है एक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया. एक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया. एक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया. एंड उसी को हम कहते हैं यहां पे, उसी को और एक नाम भी दिया जाता है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, या इसी को और एक नाम भी दिया जाता है, दैट्स क्वींस प्रोक्लेमेशन. प्रोक्लेमेशन. So, इसी को कहा जाता है क्वींस प्रोक्लेमेशन. भी इसी एक्ट को कहा जाता है. तो ये चीजें हमें याद रखनी है. ठीक है, ये चीजें हमें यहां पे याद रखनी है. तो हम कह सकते हैं, कल को क्वेश्चन आ सकता है, बाय द क्वींस प्रोक्लेमेशन द एरा ऑफ एनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन हैज एंडेड. इसी टाइम पे ब्रिटिश प्रॉमिस करते हैं कि वी विल रेस्पेक्ट द डिग्निटी एंड द राइट्स ऑफ द नेटिव प्रिंसेस. और यह भी बोला जाता है कि देयर विल बी द फ्रीडम ऑफ रिलीजन विदाउट द इंटरफेरेंस फ्रॉम द ब्रिटिश ऑफिशियल्स. ये चीज यहां पे बोली गई. सो देयर वर लॉट ऑफ चेंज. देयर वाज द चेंज इन द आर्मी, देयर वाज द चेंज इन द अप्रोच,
लेकिन पहले हम बात करेंगे इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की, उसके बाद में इन सब चीजों पे एक एक करके आऊंगा। यू विल सी नंबर ऑफ बुक्स हैव रिटन दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, एक लाइन में समा दिया सब कुछ। लेकिन व्हाट हैपन आफ्टर द रिवोल्ट 1857, क्यों फिर चीजें यहां पे इस तरीके से हो गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने पूरी तरीके से अपना झंडा गाड़ दिया यहां पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। नाउ फर्स्ट वी विल ट्राई टू कवर दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नाउ द फर्स्ट थिंग, सो पहली चीज जो इस क्वींस प्रोक्लेमेशन में लिखी थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में लिखी थी, दैट वाज कि इट विल एंड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहां से स्टार्ट होगा कौन सा? नाउ देयर विल बी स्टार्ट ऑफ क्वीन रूल, या वी कैन से क्राउन रूल्स, क्राउन्स रूल। नाउ क्राउन रूल स्टार्ट हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इससे पहले जब मैंने एक्ट्स पढ़ाए थे आपको, तब मैंने बोला था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्टर्स वो कहां पे होंगे? ब्रिटेन में। दैट गॉट एबॉलिश्ड। दिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्टर, ये क्या हो गए? एबॉलिश कर दिए गए। दिस कॉल्ड एबॉलिश्ड। और एक नई चीज लाई गई, दैट इज नाउ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा। इन दोनों चीजों को हटा के बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोड ऑफ डायरेक्टर्स को एबॉलिश करके एक नया एक पद बनाया गया, दैट इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो सारे अफेयर्स देखेगा इंडिया के, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, ही विल बी द मेंबर फ्रॉम द ब्रिटिश कैबिनेट, मेंबर फ्रॉम ब्रिटिश कैबिनेट। ये ब्रिटिश कैबिनेट का बंदा होगा। अब आप देख रहे हो डायरेक्टली पार्लियामेंट यहां पे इंटरवीन कर रहा है अब। और यहां का जो इस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन चेंज करके बनाया गया। नाउ ही विल बी कॉल्ड एज द वाइसरॉय। वाइसरॉय, दैट मीन्स ही विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन हियर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। नाउ he will represent crown here. He will not represent the East India Company, but he will represent the crown. और जो इसका वाइसरॉय का जो काउंसिल होगा, जो इसका वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, इसमें 4 मेंबर्स होंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसका होगा। जैसे हमने गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखा, उसमें कितने मेंबर थे वो हमने पढ़ाया है, इसमें 4 मेंबर होंगे। ठीक है। और जो एड एंड एडवाइस करेंगे इसको, ठीक है। और यहां पे सबसे बड़ी चीज जो आपको याद रखनी है, दिस एक्ट एंडेड द फर्दर एनेक्सेशन एंड कॉन्क्वेस्ट। एंड ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एनेक्सेशन। कोई एनेक्सेशन नहीं होगी, कोई कॉन्क्वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको सम अप कर लूं आपके लिए, दैट व्हाट वाज द स्ट्रक्चर बिफोर द 1858 एंड आफ्टर 1858। बिफोर 1858 एंड आफ्टर 1858। नाउ ये चीज आप देख लो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आपके सबसे ऊपर था पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सबसे ऊपर। पार्लियामेंट से नीचे कौन था? दैट वाज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर से नीचे कौन था? दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल से नीचे कौन था? दैट इज कोड ऑफ डायरेक्टर्स। कोड ऑफ डायरेक्टर्स से नीचे कौन था? दैट वाज गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है। दैट वायर हैविंग मेंबर्स 4+1। ठीक है। ये दोनों जो होंगे ये कहां पे होंगे? लंदन में। ये चीज आपको याद रखनी है। और इसके नीचे क्या होंगे? इसके नीचे और 2 चीजें थी। कौन कौन सी? मैंने आपको पढ़ाई है, अगर आपको याद होगा, आपको पढ़ाई है। सो प्लीज आप प्रीवियस वीडियोस देखिए। दैट इज द गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मैड्रास। So this was the structure. So this was the structure before the revolt 1857. Now, after what happened? अब आप देखो, पार्लियामेंट तो अपनी ही जगह था। पार्लियामेंट से नीचे कौन था? दैट वाज द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर से नीचे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्टर कैंसिल किए गए और यहां पे रखा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स।
ठीक है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से नीचे रखा गया वाइसरॉय, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। दैट वाज 4+1, दैट मीन 4 मेंबर्स जो थे वो इनको क्या काम करेंगे, एड एंड एडवाइस करेंगे। एक तो खुद ही आए वाइसरॉय था, ठीक है। इसके नीचे स्ट्रक्चर सेम था, दैट्स गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मैड्रास। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर, ये चीज आपको याद रखनी है। और सबसे बड़ी चीज, ये तो हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वे में क्या किया गया। अब यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, देयर वॉज द चेंज इन द आर्मी आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। यहां पे इन्होंने मिलिट्री पॉलिसी चेंज की। व्हाट वाज द चेंज इन द मिलिट्री पॉलिसी? चेंज इन मिलिट्री पॉलिसी, मिलिट्री पॉलिसी में क्या चेंज लाई? पहली इन्होंने क्या काम किया, यूरोपियन सोल्जर्स को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब नाउ द रेशो वाज 1:3 और 2:5, दिस बिकेम द रेशो। जो मद्रास की आर्मी थी, जो बंबई की आर्मी थी, वहां पे ये रेशो रखा गया 1:3, 2:5। दैट मीन्स 1 यूरोपियन सोल्जर फॉर 2 इंडियन सोल्जर्स, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। और जो आर्टिलरी थी, जो ऑल द बिग पोजिशंस वी कैन से, जो आर्टिलरी डिवीजन था, artillery division, the most important division in the army, artillery division, that got reserved for Europeans, यूरोपियंस के लिए इसको रिजर्व किया गया। जो अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, देखिए ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार, अवध, जहां पे रिवोल्ट हुआ था, सेंट्रल इंडिया, जो यहां के सारे सोल्जर्स थे, दे वर डिक्लेयर्ड ए नॉन मार्शल, नॉन मार्शल, इनको डिक्लेयर किया गया नॉन मार्शल, क्योंकि दे वर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम। बट द पंजाबीज, द गोरखास एंड द पठान्स, पंजाबीज, गोरखास एंड पठान्स, दे वर डिक्लेयर्ड एज मार्शल्स, ये मार्शल्स थे। And they were recruited in very large numbers. और वी कैन से इन 1857, बाई 1857 आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हो, बाई 1857 हाफ ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, 50% ऑफ ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, दे वर फ्रॉम पंजाब, हाफ ऑफ द ब्रिटिश आर्मी वाज फ्रॉम पंजाब, ठीक है। और यहीं से और एक चीज स्टार्ट होती है, जो हम पढ़ते हैं, जो हमें सुनने को, देखने को मिलता है, दैट इज यूज्ड बाय यूर पॉलिटिशियंस टुडे, दैट इज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, that started after the revolt of 1857. Now Britishers used this revolt of 1857, or we can say policy of divide and rule. इन्होंने एक क्लास, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ लड़वाया, और यही से स्टार्ट होता है इनका सिस्टमैटिक इकोनॉमिक लूट, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है, ये चीज हमें याद रखनी है। और आफ्टर दिस दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इंडिया सिविल सर्विस एक्ट टू शो दैट नहीं नहीं नहीं, हम भाई साहब इंडिया के खिलाफ नहीं है, वी आर नॉट अगेंस्ट यू, हम तो आपको वो क्या काम करें, एजुकेशन देना चाहते हैं। नाउ दे ब्रिंग दिस एक्ट ऑफ, दैट इज द इंडिया सिविल सर्विस एक्ट ऑफ 1861, दैट वाज द आई वॉश, इंडियन सिविल सर्विस Act of 1861. What was this act? This was just a notion to spread the notion of the equity and transparency. This was notion, eyewash. This was the eyewash for equity and transparency.
आई वॉश। अब इन्होंने बोला कि वी विल प्रोवाइड द एनुअल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, प्रोवाइड एनुअल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, लेकिन ये एग्जाम कहां पे होगा? ये सिर्फ लंदन में होगा। लेकिन जो डिटेल रूल्स थे ना वो इस तरीके से बनाए गए, इस तरीके से उन रूल्स को लिखा गया कि इंडियंस के लिए ये इम्पॉसिबल हो जाए कि वो यहां पे ज्वाइन कर पाए। ये चीज बोली गई। ठीक है, तो ये चीज, और यहां पे एक चीज हुई थी, दैट इज द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, सो उसकी डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। सो दिस वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन नटशेल। ठीक है, ये चीज आप देख लो। क्वेश्चंस यहां से जितने भी आए हैं, आई थिंक आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे इजीली, आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। नाउ अनदर क्वेश्चन इज, सर वाज देयर एनी of the political associations before the revolt of 1857, or we can say 1885 से पहले, क्योंकि after this we see the rise of the Indian National Congress. But which were the associations, political associations before this 1885? उन पे भी तो हमें बात करनी होगी। That what were the socio-religious reforms, जहां से इंडियन रिनासेंस स्टार्ट होता है। So now we will go through the another topic that is most important topic, I can say, with respect to the JKSSB, with respect to the UPSC and SSC. The most important topic. If you are having the syllabus of this modern history for your job exam, then you can take it that 1 or 2 questions will be from here. 1 or 2 questions from the political associations before the Indian National Congress. Before the 1885. The formation of the Congress happened on the 1885 in the Tejpal Sanskrit College. But there was 72 delegates. लेकिन उससे पहले जो चीजें हुई थी, let us discuss those. That is the political associations before Congress. Political associations. Before 1885. I will talk about the political associations. ठीक है, सो ये क्या डिमांड कर रहे थे, पहले इसका नटशेल देख लेते हैं। What were the demands that were being put forward by these political associations that were made before the revolt of 1857 and before the 1885? So they want the administrative reforms. They want the association of the Indians within the administration. They want the spread of this education. Mostly जो lawyers थे, journalists थे, doctors थे, teachers थे। ठीक है, इनका लार्जली यही एजेंडा होता था, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, एसोसिएशन ऑफ द इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, वो चीज। ठीक है, वो चीजें हमें याद रखनी है। सो मैं सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स पे मैं आऊंगा, उनको मुझे इन डेप्थ पढ़ाना है, लेकिन अभी मैं इनकी बात कर रहा हूं। सो आप इन चीजों को, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स पे आएंगे, पहले पॉलिटिकल एसोसिएशंस की बात करेंगे। I know social religious reforms बहुत बड़ी है। Now we will talk about the first, we will talk about Bengal. पहले हम बंगाल की बात करेंगे। बंगाल में ही पहली हमारी द फर्स्ट ग्रेट लीडर ऑफ मॉडर्न इंडिया हम कह सकते हैं, दैट वाज राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, he started the political movement of the India and he was deeply influenced by the Western ideas. ठीक है, और ये एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन रॉय, इनकी मैं बात करूंगा आगे, राजा राम मोहन रॉय की इनकी मैं अलग से बात करूंगा। ठीक है, नाउ आई थिंक हमें यही पे इसका सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट सारी यही पे कवर करनी चाहिए। जो राजा राम मोहन रॉय था, ही वाज बॉर्न इन द राधानगर, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन राधानगर। He was born and brought up in Radhanagar, जो राधानगर in 1772, that is in Bengal. Radhanagar is in Bengal. ठीक है,
और इसका जो टाइटल है, इसको जो राजा का जो टाइटल मिला था, दैट वाज गिवन बाय द मुगल एम्पर सेकंड। जो ये टाइटल है, टाइटल दिस वाज गिवन बाय मुगल एम्पर सेकंड, मुगल एम्पर अकबर सेकंड। अकबर सेकंड ने इसको ये टाइटल दिया था, ठीक है। क्योंकि जो अकबर सेकंड है, जो मुगल रूलर होता है, ये राजा राममोहन राय के पास जाता है और राजा राममोहन राय को बोलता है कि भाई साहब आप इंग्लैंड चले जाओ और इंग्लैंड में मेरी बात करो कि वो मेरे पेंशन को हाइक करे, कि आप इंग्लैंड से बात करो कि मेरे पेंशन में इजाफा हो। और इसी टाइम पे राजा राममोहन राय पहली एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट। ही वाज कॉल्ड एज, राजा राममोहन राय वाज कॉल्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड, इसको कहा जाता है, कल को क्वेश्चन आ सकता है, हु इज कॉल्ड एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। मॉर्निंग स्टार, he was considered as the morning star of reform movement, considered as the morning star of the reform movement, and he was the pioneer of the political movements in India। कल को क्वेश्चन आ सकता है राजा राम मोहन राय, इसकी जगह कोई और नाम नहीं, राजा राम मोहन राय was the pioneer of the Indian political movements, ठीक है, because he was deeply influenced by the western ideas। और जो राजा राम मोहन राय, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सर्व कर दी किसमें, सोशल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स में, एजुकेशनल रिफॉर्म्स में, इसके साथ साथ जो रिलीजियस रिफॉर्म्स थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स, इन पे इन्होंने बात की, पॉलिटिकल अवेयरनेस के बात की। और राजा राम मोहन राय ऑल्सो स्टार्टेड द कैंपेन अगेंस्ट सती, ही स्टार्टेड द कैंपेन अगेंस्ट सती। और इनका एक नारा था दैट द इकोनॉमिक इक्वालिटी शुड बी बिटवीन द मैन एंड द वुमेन एंड दैट विल एंश्योर द सोशल इक्वालिटी। ये चीज आपको याद रखनी है, दैट इकोनॉमिक इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन विल ब्रिंग द सोशल इक्वालिटी। ये इन्होंने बात की थी। और इन्होंने ये भी बात की थी क्योंकि इस टाइम पे जो वुमेन्स है उनको वो इनहेरिट नहीं कर सकती थी अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी, उनको यह हक नहीं दिया जाता था। बट राजा राम मोहन राय फोकस्ड ऑन दिस एंड ही सेड दैट वुमेन मस्ट इनहेरिट देयर पेरेंटल प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी। और ही ऑल्सो हेल्प्ड जो हमारे पास डेविड हैरी थे, दैट वाज जो डच वॉच मेकर, डेविड हैरी हेल्प्ड, डेविड हैरी ये डच था, इसकी मदद करते हैं राजा राम मोहन राय ताकि ये इस्टेब्लिश कर सके हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा, हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा, कैलकाटा में हिंदू कॉलेज बनाने के लिए, ठीक है। और इसने खुद जो राजा राम मोहन राय है, ही इस्टेब्लिश्ड जो चेन ऑफ स्कूल्स हमारे पास है, देते वेदांता कॉलेज, ही इस्टेब्लिश्ड वेदांता कॉलेज, इसने वेदांता कॉलेज इस्टेब्लिश किया था, जहां पे नॉलेज जो दी जाती थी वो इंडियन फिलॉसफी की, वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेस की, ये सारी चीजें। और राजा राम मोहन राय 1809 में एक बुक लिखते हैं, दैट इज द गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट्स, गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट्स, गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट्स, बिकॉज ही वॉज बिलीव्ड, इसका जो बिलीफ था दैट वाज इन मोनोथिज्म, ठीक है। और इसने यहां पे बहुत सारे आर्गुमेंट्स दिए अगेंस्ट द मल्टीट्यूड गॉड्स, ठीक है। ये इस वक़्फ़ का कायल था कि देयर इज ओनली वन गॉड, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू दिस बुक दैट इज द गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट्स, ही सेड गॉड इज सिंगल फॉर्मलेस, ही सेड गॉड जो है
इज सिंगल एंड फॉर्मलेस और ओमनीप्रेजेंट। गॉड हर जगह है, ओमनीप्रेजेंट एंड फॉर्मलेस एंड सिंगल। और इसी दौरान जब ये रिलीजियस रिफॉर्म्स के बाद ही जो इसका रुझान है वो पॉलिटिकल मूवमेंट्स की तरफ स्टार्ट हो जाता है। एंड इन 1814-15, कुछ बुक्स ने 14 लिखा है, कुछ बुक्स ने 15 लिखा है। इन 1814-15 ये एक सभा फॉर्म करते हैं, दैट्स कॉल्ड एक वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्म करते हैं, दैट्स कॉल्ड आत्मीय सभा। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा क्या काम करते हैं? ये आत्मीय सभा बनाते हैं, ठीक है। और ये यहां पे अपने फॉलोअर्स को, ठीक है, अपने फॉलोअर्स को प्रीच करते हैं कौन से आइडियाज जो इससे पहले सोशल रिफॉर्म, एजुकेशन एंड रिलीजियस रिफॉर्म, इस वाले आत्मा सभा पे, ठीक है। और यही आत्मा सभा फिर 1828 में ब्रह्मो सभा बन जाती है। यही फिर 1828 में ब्रह्मो सभा बन जाती है। और यही ब्रह्मो सभा फिर क्या काम करती है? ब्रह्मो सभा आइडियाज लाती है दैट दे वर अगेंस्ट सती, सती के खिलाफ ये मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ये यहां पे पॉलीगैमी के खिलाफ ये मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ये यहां पे जो कास्ट सिस्टम है उसके खिलाफ बात करते हैं। कास्ट सिस्टम के अलावा ये यहां पे चाइल्ड मैरिज की रोक की बात करते हैं। अगेंस्ट आपका ये ना लिख लो सपोर्ट में, ठीक है। लेकिन यहां पे जब ये सती की बात करते हैं, कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, पॉलीगैमी की बात करते हैं, चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं, तब इस टाइम पे द्वारिकनाथ टैगोर और राधाकांत देव, ठीक है, राधाकांत देव क्या काम करते हैं? वो अपोज होना स्टार्ट करते हैं किसके? कौन? ये आपको नाम याद रखना है, दैट इज राधाकांत देव। राधाकांत देव, राधाकांत देव, देव है, देव देव, राधाकांत देव। He started the movement against this Brahmo Sabha. He was the conservative friend and he established another Sabha. ठीक है, ठीक है। ये बोल रहा था कि these are the religious things, polygamy, sati, caste system is a religious thing. Don't interfere in the religious things. So he was a conservative person at this time, Radhakant Dev. So he started another Sabha that's called Dharma Sabha. So कल को क्वेश्चन आ सकता है, which Sabha was formed against the Brahmo Sabha? That was the Dharma Sabha. That was formed by the Radhakant Dev to defend the Sabha. और राजा राम मोहन राय लोगों में अवेयरनेस के लिए दो न्यूज़पेपर्स जो है इस्टेब्लिश करते हैं, दो जर्नल्स वी कैन से। एक जर्नल का नाम होता है दैट इज संभव कौमुदी, संभव कौमुदी, कौमुदी जो हमारा बंगाली में होता है, जो बंगाली में था, बंगाली लैंग्वेज में। इसके अलावा मिरातुल अकबर, मिरातुल अकबर, दैट वाज इन पर्शियन, दैट वाज इन पर्शियन, ठीक है। ये दो न्यूज़पेपर्स, ये दो जर्नल्स जो है, दीज जर्नल्स पे राजा राम मोहन राय, जर्नल्स बाय राजा राम मोहन राय। ये किस लिए थे? टू स्प्रेड द अवेयरनेस। और जब ये जर्नल्स ये पब्लिश करना स्टार्ट करता है संभव कौमुदी एंड मिरातुल अकबर, खासकर मिरातुल अकबर, उसी टाइम पे जॉन एडमस एक लॉ लेके आते हैं। नाउ थिंग्स विल गेट इंटरेस्टिंग। जॉन एडमस एक लॉ लेके आते हैं दैट्स कॉल्ड द लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1823। द लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1823। और ये जो जर्नल्स हैं, दीज जर्नल्स गॉट स्टॉप्ड, जर्नल्स गॉट स्टॉप्ड।
दीज जर्नल्स गॉट स्टॉप्ड, इनको स्टॉप किया जाता है। और इसी टाइम पे राजा राम मोहन रॉय पेटिशन फाइल करते हैं। राजा राम मोहन रॉय क्या काम करते हैं? पेटिशन फाइल करते हैं। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में, पेटिशन इन सुप्रीम कोर्ट। लेकिन दैट पेटिशन गॉट डिसमिस्ड, जो पेटिशन है दैट गॉट डिसमिस्ड। और इसके बाद जब ये पेटिशन डिसमिस हो जाती है, राजा राम मोहन रॉय देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ, किसके साथ? राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय प्लस देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, ये क्या काम करते हैं? ये एजुटेशन स्टार्ट करते हैं, एजुटेशन स्टार्ट करते हैं। किसके खिलाफ? इसी लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट के खिलाफ। और ये किसके खिलाफ? दैट इज वी वांट द फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए हमें। And we can say the Raja Ram Mohan Rai was the first who started the national movement of the political movement. This was before the revolt 1857 even. ये चीज आपको याद रखनी है। राजा राम मोहन रॉय was the first who started the national movement or the political movement. और उसके बाद आते हैं चार्ल्स मैटकैफे। उसके बाद कौन आते हैं? दैट चार्ल्स मैटकैफे। चार्ल्स मैटकैफे वाज हियर फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 18, देखो डेट्स में कभी कभार एक साल ऊपर नीचे हो सकता है, तो कुछ बुक्स ने अलग अलग लिखा है। दैट्स फ्रॉम 1835 टू 1836। और ही रिपील्ड द लॉ, रिपील्ड लॉ। कौन सा लॉ? दिस लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट। एंड दैट्स व्हाई दिस चार्ल्स मैटकैफे इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ प्रेस। Called as the liberator of press. ठीक है। So this was the contribution of राजा राम मोहन रॉय। लेकिन यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, यहीं पे नहीं रुकती है ब्रह्मो सभा। आफ्टर द डेथ, जब इसकी डेथ हो जाती है, किसकी? राजा राम मोहन रॉय। आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय, जो ब्रह्मो सभा है, ब्रह्मो सभा, दैट गॉट चेंज इन द ब्रह्मो समाज। ठीक है, ब्रह्मो समाज। और इसी टाइम पे 1842 में जो देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर, वो क्या काम करते हैं? वो ज्वाइन करते हैं ब्रह्मो समाज को। ठीक है। और इसके अलावा जो देवेंद्र नाथ टैगोर होते हैं, ये और एक सभा चलाते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन इनकी होती है, दैट इज तत्वनी बोधनी सभा। देवेंद्र नाथ टैगोर की एसोसिएशन यहीं पे लिख लो, तत्वनी बोधनी सभा, तत्वनी बोधनी सभा। ये बनाई गई थी 1839 में। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। यहां पे अब दो इंसान रहते। जब राजा राम मोहन रॉय की डेथ होती है, जो देवेंद्र नाथ टैगोर है वो ज्वाइन करते हैं ब्रह्मो समाज को। अब यहां पे दो पर्सनालिटीज है, एक तो देवेंद्र नाथ टैगोर है, ठीक है, जो ब्रह्मो समाज को ज्वाइन करते हैं, और इसी के साथ साथ यहां पे और एक है केशव चंद्र सेन, दैट इज केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन एक लिबरल एंड कॉस्मोपॉलिटन एटीट्यूड का बंदा था। ठीक है, और इसने जो आइडियाज ऑफ द ब्रह्मो समाज है उसको स्प्रेड स्टार्ट करना किया कहां पे? बॉम्बे, मैड्रास, यूपी, पंजाब में, ये वाले एरियाज में। और 1865 में केशव चंद्र सेन को एक्सपेल किया जाता है। ठीक है, किसकी वजह से? बाय देवेंद्र नाथ टैगोर। क्यों इसको एक्सपेल किया जाता है? क्योंकि द मेन थिंग, ये आप देखिए, दिस वाज चाइल्ड मैरिज। दे वर अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। ब्रह्मो समाज का कंसेप्ट ही था दे वर अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। लेकिन यहां पे केशव चंद्र सेन क्या काम करते हैं? अपनी जो माइनर डॉटर है उसकी शादी कर लेते हैं, जो कोची बिहार का रूलर होता है। तो ये जो है
ये क्या काम करते हैं? माइनर डॉटर, इसकी मैरिज करते हैं, इसकी शादी करते हैं ये केशव चंद्र सेन किसके साथ? विद अ माइनर रूलर, कोची बिहार, वहां का जो रूलर होता है. सो दिस लेड टू द divide of this Brahmo Samaj. Now Brahmo Samaj got divided into two parts. One is Adi Brahmo Samaj, Adi Brahmo Samaj, and second is Brahmo Samaj of India. That is Adi Brahmo Samaj and Brahmo Samaj of India. This Adi Brahmo Samaj was led by the Debendranath Tagore, and this was led by the Keshav Chandra Sen. ठीक है. और उसके बाद इस ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के और दो हिस्से होते हैं. ये आपको याद रखना है. दिस हैपन इन 1865 एंड इसके और दो हिस्से होते हैं जिसमें से फिर केशव चंद्र सेन लेते हैं जो 1878 में और एक सभा बनाते हैं. दैट्स कॉल्ड द साधारण ब्रह्मो समाज. साधारण ब्रह्मो समाज. So this was all about the Raja Ram Mohan Roy and the Brahmo Samaj. ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है. Now, so I don't think कि इससे बाहर ये कि एसएसपी या सिविल सर्विसेज में भी इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक. तो आप इसको पढ़िए, आप देखिए. अगर कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन होता है, सो इन द लिंक आई हैव प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन कि जो हमारा डायरेक्टली आपका व्हाट्सएप चैनल है, आप उस पर आ सकते हो, मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो, नो वरीज. या अगर आप वहाँ पे नहीं आना चाहते तो 8082873960 आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो. प्लीज़ डोंट कॉल, आप मैसेज कर सकते हो. उसके बाद जब मैं फ्री होगा आई विल कॉल यू बैक. ठीक है, तो हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट देयर वाज अनदर सभा, another society that happened in 1838 में एक सभा सोसाइटी बनी थी, पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हुई थी. दैट्स कॉल्ड द लैंड होल्डर्स सोसाइटी. लैंड होल्डर्स सोसाइटी, और वी कॉल दैट जमींदारी एसोसिएशन. जमींदारी एसोसिएशन. एंड दिस गॉट फॉर्म्ड इन 1838. And this was founded by Dwaraknath Tagore and Radhakant Dev. ये दोनों ये स्टार्ट करते हैं. ये स्टार्ट करते हैं सो दैट दे कैन सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. दिस वाज फॉर्म्ड फॉर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. ठीक है, ठीक है. तो ये चीजें आपको याद रखनी है. ठीक है. और दिस लैंड होल्डर सोसाइटी और द जमींदारी एसोसिएशन, दिस मार्क्ड एज द बिगिनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी इन इंडिया. ऑर्गेनाइज्ड, फर्स्ट बिगिनिंग, वी कैन से बिगिनिंग. वो तो हमारे पास सोशो पॉलिटिकल था, दैट वाज सोशो रिलीजियस पॉलिटिकल, जो ब्रह्मो समाज था. बट दिस दैट वाज, वो हमारे पास था सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी. लेकिन जो हमारे पास ये लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन है, दिस वाज द पॉलिटिकल एसोसिएशन, प्योरली ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एसोसिएशन. And after this there was another society, that was the Bengal British India Society. Bengal British India Society. And this society was founded in 1843. ठीक है. जो यहां पे ये क्या काम कर रहे थे, ये जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, ये कलेक्ट करती थी
और डेसिमेट करती थी इंफॉर्मेशन को दैट वाज रिलेटेड टू द एक्चुअल कंडीशंस ऑफ द पीपल इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। एंड दिस गॉट फॉर्म्ड इन 1843। ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, सो वेलफेयर के लिए हम कह सकते हैं, एडवांस इंटरेस्ट ऑल द क्लासेस और सब्जेक्ट्स को देखने के लिए ये चीजें आपको याद रखनी है। नाउ ये तो बस आपको याद रखनी है ये सोसाइटी कब फॉर्म हुई थी, इस पे ज्यादा आपको जाना नहीं है। बट द इंपॉर्टेंट सोसाइटी यहां पे है, दैट इज द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ 1851। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ 1851। ये अब यहां पे जो मैंने ऊपर दो आपको बोली, दैट लैंड होल्डर सोसाइटी एंड बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये दोनों बोथ दीज एसोसिएशंस दे गॉट मर्ज्ड, बोथ above associations got merged और इन्होंने एक अलग एसोसिएशन बनाई, दैट इज द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ 1851। ठीक है, एंड दे स्टार्टेड सेंडिंग द सजेशंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, सेंडिंग सजेशंस टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, इन्होंने बोला कि देयर शुड बी द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेपरेट लेजिस्लेचर। पहली जो डिमांड थी इनकी, दैट वाज सेपरेट लेजिस्लेचर, सेपरेट लेजिस्लेचर। दूसरी जो इनकी डिमांड थी, दैट इज एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी फंक्शन से अलग किया जाए, सेपरेशन ऑफ, वी कैन से सेपरेशन ऑफ पावर्स, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनका अलग अलग किया जाए। इन्होंने बोला कि जो सैलरीज हैं हायर ऑफिशियल्स की, जो इंडियन, जो यहां पे फॉरेन ऑफिसर्स हैं, जो यहां पे हम कह सकते हैं ब्रिटिशर्स हैं, reduction, there should be the reduction in the salaries of officers, क्योंकि वो पैसा तो इंडिया से ही जा रहा था। फोर्थ, इनने बोला कि देयर शुड बी abolition, कि जो आपने यहां पे साल्ट ड्यूटी लगाई है इसको एबॉलिश कीजिए, स्टैम्प ड्यूटी इसको एबॉलिश कीजिए, ये सारी चीजें इन्होंने बोली। और इवन सम ऑफ द जो पहले स्टार्टिंग में जो इन्होंने प्रेयर्स की थी, वी कैन से दीज आर द प्रेयर्स। जब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो, यू आर रिक्वेस्टिंग द ब्रिटिश इंडियन, यू आर रिक्वेस्टेड द पार्लियामेंट ऑफ द ब्रिटेन, क्राउन को आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप प्रेयर्स कर रहे थे। क्योंकि हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में कुछ प्रेयर्स को एक्सेप्ट किया गया, पार्शली मेट किया गया। फॉर एग्जाम्पल चार्टर एक्ट ऑफ 1853, उसने दिया एडिशनल 6 मेंबर्स जो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए। ठीक है, ठीक है, और ये कंटिन्यू फंक्शन करती रही। लेकिन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, उसके बाद भी, और 1852 में जो इसकी ब्रांच है, 2 ब्रांच एस्टैब्लिश की गई, एक बॉम्बे में, एक मद्रास में। ठीक है, जिनको फिर बोला गया बॉम्बे एसोसिएशन एंड मद्रास नेटिव एसोसिएशन। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। नाउ आई थिंक दिस मच इज एनफ फॉर टुडे। तो कल जो हम बात करेंगे, आई विल ट्राई टू कंक्लूड ऑल दीज एसोसिएशंस इन वन वीडियो, इवन द सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स, आई विल ट्राई टू कवर देम इन वन वीडियो। उसी में हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। वी विल गो टू द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन दैट वाज मेड बाय द बदरुद्दीन तैयब जी, फेरोज शाह मेहता एंड के.टी. टिलैंग। इसके बाद मद्रास नेटिव एसोसिएशन की बात करेंगे। मद्रास महाजन सभा बनी थी, वीरगच्चारिया बी सुब्रमण्यम अय्यर जी, आनंद चार्लू जो स्टार्ट करते हैं। हम इंडियन लीग की बात करेंगे, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय शिशु कुमार घोष। और इनका एक न्यूज़पेपर, फेमस न्यूज़पेपर जो यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया, दैट इज अमृत बाजार पत्रिका, दैट वाज ए बंगाली न्यूज़पेपर। इंडियन एसोसिएशन जो बनी थी, प्री कांग्रेस एसोसिएशन, दैट वाज इंडियन एसोसिएशन, उसकी बात करेंगे, दैट वाज लेड बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ठीक है, तो वो चीज़ें हम बात करेंगे। ऑल इंडियन कॉन्फ्रेंस जो उसकी हुई थी
1883 में। सो इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। आई थिंक इन एसोसिएशंस को हम आज ही नहीं, इनको ख़त्म कर लेते हैं अभी, इनको इसी लेक्चर में ख़त्म करेंगे ताकि कल फिर मैं डायरेक्टली जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स हैं उन पे बात कर पाऊँ। तो यहाँ पे हमारे पास और एक एसोसिएशन थी, दैट इज़ पूना सावरनाजक सभा। तो हम बम्बई की बात कर रहे हैं अब। बम्बई, दैट्स हमारे पास कौन सी थी, दैट इज़ पूना सार्वजनिक सभा। सार्वजनिक सभा दैट गॉट फॉर्म्ड इन 1870। 1870 में ये एसोसिएशन बनी थी। ठीक है। असल में ये जो एसोसिएशन है 67 में ही बनी थी, और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो डाली थी जो महादेव गोविंद रानडे थे, MG रानडे साहब, बहुत बड़े लीडर रह चुके हैं MG रानडे, और बाकी भी। ठीक है। और दिस एसोसिएशन वी कैन से द पूना सावरनाजक सभा, दिस वाज द ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल। ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। आप ये चीज, इस चीज से आप इसको देख सकते हो। जो भी पॉलिटिकल कंसर्न्स थे वो इस प्लेटफॉर्म पे उठाए जाते थे। ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इसने की थी, दैट वाज इट रेज द प्रोटेस्ट एंड वॉइस अगेंस्ट द वर्निकुलर प्रेस एक्ट। प्रोटेस्ट अगेंस्ट वर्निकुलर प्रेस एक्ट। इसकी बात करेंगे हम वर्निकुलर प्रेस एक्ट की बहुत डिटेल में। वर्निकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। और इसको कहा जाता है, जो पूना सावरनाजक सभा थी, सार्वजनिक सभा थी, सॉरी मेरी थोड़ी हिंदी वीक है, सार्वजनिक सभा है 1870 की या 1867 की, दोनों डेट्स आ सकती हैं, आपको याद रखनी है। 1867 भी आ सकती है डेट, ये दोनों डेटें आपको याद रखनी है। ठीक है। तो ये जो है, दिस एसोसिएशन इज नोन एज द प्रिकर्सर ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि वो भी महाराष्ट्र में बनी थी, ये भी महाराष्ट्र में बनी थी, ये चीज आपको याद रखनी है। दिस वाज फॉर्म्ड इन महाराष्ट्र, पुणे। इसको बोला गया था पुणे, लेकिन महाराष्ट्र में बनी थी ऐसे। और इसके बाद जो हमारे पास और एक एसोसिएशन थी, दैट वाज बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये बनी थी हमारी 1885 में। ठीक है। और दिस वाज फॉर्म्ड बाय द बदरुद्दीन तैयब जी, फेरोज शाह मेहता एंड KT तिलैंग। इन तीनों ने एसोसिएशन बनाई थी। ठीक है, ये चीज है। और यही बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है, ये जो तीन, बदरुद्दीन तैयब जी, फेरोज शाह मेहता जी, KT टिंगलॉ, दे होस्टेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बॉम्बे। these persons, this Bombay Presidency Association, ये आपको याद रखना है, hosted first meeting of INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये चीज याद रखनी है। ठीक है। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी एसोसिएशंस थी, लेकिन द इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस जो है उनकी मैं बात करूंगा, दैट इज इंडियन लीग। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1875 में बनी थी, एंड दिस वाज फॉर्म्ड बाय द 1875 शिशिर कुमार घोष। ठीक है, ये बनाते। ठीक है। और दिस एसोसिएशन वाज प्योरली टुवर्ड्स द सेंस ऑफ द नेशनलिज्म अमंग्स द पीपल। सो ये एनकरेज करती थी पॉलिटिकल एजुकेशन की तरफ। दिस वाज टू स्प्रेड नेशनलिज्म प्लस पॉलिटिकल एजुकेशन। और इसके लिए घोष ने एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया था, दैट वाज नोन एज अमृत बाजार पत्रिका।
अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, ये एक बंगाली न्यूज़पेपर था, दिस वाज इन बंगाली लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएशन एंड वी कैन से द बेस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट वाज द इंडियन एसोसिएशन। Indian Association. This Indian Association was formed in 1876. And this is called as this was the most pre-Congress association, most important pre-Congress association. Most important pre-Congress association. ठीक है, this was also known as the Indian Association of Calcutta. फिर इसको इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहते थे। ठीक है, एंड दिस वाज लेड बाय यंग नेशनलिस्ट्स, एंड इन बंगाल दिस वाज लेड बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, एसएन बैनर्जी। दिस वाज लेड बाय एस। और ये चाहते क्या थे, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ दिस? ये चाहते थे कि ये स्ट्रांग पॉलिटिकल पब्लिक ओपिनियन कर सके, ताकि लोग उजागर हो सके, लोग पॉलिटिकल क्वेश्चंस कर पाए, पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में ये इसके लिए बात कर रहे थे। और ये चाहते थे कि एक कॉमन पॉलिटिकल एजेंडा के अंदर ये यूनिफाई कर सके लोगों को, यूनिफाई पीपल अंडर कॉमन पॉलिटिकल एजेंडा। ठीक है, ये चीज। और इनकी एक जो साइमल्टेनियस डिमांड थी दैट वाज कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है इंग्लैंड में, वो दोनों जगह होना चाहिए। दैट इज वी कैन से द इंडियनाइजेशन ऑफ द हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स, इंडियनाइजेशन ऑफ हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसका जो हम कह सकते हैं जो इंडियन एसोसिएशन थी, इसका जो एनुअल सब्सक्रिप्शन था दैट वाज ₹5 आना, 5 पर एनम, ₹5 साल का सब्सक्रिप्शन था। ठीक है, और इसकी बहुत ब्रॉड बेस्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, बहुत बड़ी थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है इसके बारे में। तो ये चीज़ें आप देख लो, इवन जो क्वेश्चंस आए हैं, देख एक क्वेश्चन आया है, राधा कामदेव द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इज इट करेक्ट? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन। ये यूपीएससी में आए ये सारे क्वेश्चंस, तो आप देख सकते हो इन सारे क्वेश्चंस को, गो थ्रू द PYQ 2017 2002 में यहाँ से क्वेश्चन आया है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से। So these were the most important political associations before the Indian national formation of the Indian National Congress. ये चीज़ आप देख सकते हो। So यहाँ पे हमारी क्लास जो है एंड होती है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसके बाद जो मैं उठाऊंगा दैट विल बी द सोशो रिलीजियस मोमेंट्स, दीज वर द पॉलिटिकल मोमेंट्स जो मैंने बात की। इवन राजा राम मोहन राय को मैंने इन डेप्थ पढ़ाया, ब्रह्मो सभा को, लेकिन इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा दैट विल बी परमहंस मंडला की बात करेंगे हम, दैट्स आत्माराम पांडुरंग की बात करेंगे। उसके अलावा वी विल टॉक अबाउट द यंग बंगाल मूवमेंट, वी विल टॉक अबाउट द प्रार्थना समाज, हम प्रार्थना समाज की बात करेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करेंगे, देवेंद्र नाथ सरस्वती की बात करेंगे, जो आर्य समाज है उसकी बात करेंगे, ज्योतिबा फुले की बात करेंगे, एंड वी विल टॉक अबाउट इन अ ग्रेट डेप्थ, क्योंकि वहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स है, वहाँ से इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं। चाहे थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, रामाकृष्ण मिशन था स्वामी विवेकानंद का, उसकी हम बात करेंगे, आई विल टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। सो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब। वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि मुझे भी थोड़ा सा बूस्ट मिले और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि आई वांट टू गिव माय बेस्ट। और आप देख सकते हो जो पेड कोर्सेज में पढ़ाया जाता है, फिर आप इन नोट्स को कंसिडर कीजिए, और जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, विद द ब्रॉड एक्सपीरियंस आई कैन से कि नथिंग विल कम आउट ऑफ दीज क्वेश्चंस, नथिंग विल कम आउट ऑफ दीज नोट्स, नथिंग, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपके सामने। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।